जो भी फादर ने एम्पायर अपना बिल्ड किया था, बिज़नेस प्रैक्टिस बिल्ड की थी, क्लाइंट्स बिल्ड किए थे, ऑलमोस्ट एक रात ऐसी आई जब पूरा कोलैप्स हो गया, एवरीथिंग द वर्ल्ड केम टम्बलिंग डाउन। उस समय मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट टू स्टैंड विद योर फैमिली। 2 कंपनीज़ मैंने स्टार्ट की, दोनों ही नहीं चली। एक फाइनेंशियल डेट अपने सर पे आ गया था। नो नंबर्स, नो वैल्यूएशन, नो फंडिंग स्टोरी, but the real entrepreneur who is behind this. Failure is not just financially, failure is emotionally. Failure is when you think कि शायद आप जो कर रहे हो आप कभी सक्सेसफुल हो गए नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य कंदोई है और मैं रेडक्लिफ लैब्स का को-फाउंडर हूँ। मैंने ये कंपनी 2021 में शुरू करी। पिछले 5 वर्ष में हम आज की डेट में इंडिया के अंदर करीब 200 शहरों में पहुंच चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को सर्व कर चुके हैं और कंपनी ऑलमोस्ट एक स्केल पे आ गई है जहां हमें फास्टेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी बोला जा रहा है। बट इस जर्नी के पीछे बहुत कुछ है और आज वो मैं रियल चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। नो नंबर्स, नो वैल्यूएशन, नो फंडिंग स्टोरी, बट द रियल एंटरप्रेन्योर हु इज़ बिहाइंड दिस वेंचर। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं उस जगह से जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। मेरा जन्म 1988 में हुआ था। मेरे फादर एक छोटे से गांव तारानगर जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है, वहाँ से उनका जन्म हुआ। हमारी मारवाड़ी फैमिली है और सभी लोग बिजनेस में थे। ट्रेडिंग ज़्यादातर सबका काम था, बट फादर को कुछ अलग करना था। वो पहले से स्टूडियस थे, तो अपना पढ़ाई करते रहते थे एंड उनको जब लगा उनका इंटरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ है, तो वो अपने आप ही वहाँ से निकल गए। पिलानी की लाइब्रेरीज़ में, बिट्स पिलानी सबने सुना होगा, तो उसकी लाइब्रेरीज़ में जाके पढ़ते थे। उन्होंने 1982 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करी। राजस्थान से वो दिल्ली आ गए और उन्होंने अपनी लाइफ़ एक नए सिरे से स्टार्ट करी। क्योंकि मारवाड़ी ब्लड है, तो किसी के नीचे काम करने का आदत नहीं था, तो ही स्टार्टेड हिज़ ओन प्रैक्टिस। बट 1998 10 साल में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा पूरा लाइफ़ बहुत चेंज हो गया। एवरीथिंग कोलैप्स्ड एक्चुअली। तो जो भी फादर ने एम्पायर अपना बिल्ड किया था, बिज़नेस प्रैक्टिस बिल्ड की थी, क्लाइंट्स बिल्ड किए थे, ऑलमोस्ट एक रात ऐसी आई जब पूरा कोलैप्स हो गया, एवरीथिंग द वर्ल्ड केम टम्बलिंग डाउन। उस समय मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट टू स्टैंड विद योर फैमिली। फ्रॉम दैट मोमेंट आई थिंक माय फादर हैड इट इन अस, बिकॉज़ हम जहाँ पे रहते थे राजेंद्र नगर, वो एक आईएएस का हब है। तो बहुत सारे आईआईटियंस वहाँ पे पढ़ने आते थे, आईएएस की तैयारी करने आते थे और मेरे फादर चाहते थे कि बिकॉज़ ही हैज़ सीन देम कि मैं भी आईआईटी करूँ, मैं भी वो जो शार्पेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री है उनके साथ मेरा बैठना-उठना हो। क्योंकि मैं 7th क्लास से पापा की पीएनएल और बैलेंस शीट बना रहा था, तो मेरा मन फाइनेंशियल नंबर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ था कि मेरा एम था कि मेरे को भी सीए बनना है। बट माय फादर वांटेड मी टू बी एन आईआईटीएन एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट इन टाइम आई थॉट दैट मे बी दिस इज़ वन ऑफ गिफ्ट आई कैन गिव बैक टू हिम। मैंने आईआईटी को क्वालिफ़ाई किया 2005 में। जब मैं आईआईटी में पहुँचा तो वो बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड था, बिकॉज़ मैं एक बड़े टाउन में आई वाज़ ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैं आईआईटी बीएचयू मेरा एडमिशन हुआ बनारस के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पे पूरे इंडिया से बच्चे आए थे। मेरे को था कि मेरे को कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, बट मुझे नहीं पता था कैसे करना है और मेरा इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं 1-2 साल जो भी वहाँ पे सेटल हुआ, बट उसके साथ-साथ आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी टू बी द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज, जनरल सेक्रेटरी। तो मेरे को एक इवेंट कंडक्ट करना था जो कि था टेक्नेक्स, इज़ द लार्जेस्ट टेक्निकल फेस्टिवल ऑफ आईआईटी बीएचयू। तो जब मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी में कुछ मैं बहुत बड़ा प्लान करूँ जो कि अभी तक यूनिवर्सिटी में कभी नहीं हुआ है। 50 साल से ये इवेंट हो रहा है। क्या इसमें कुछ अलग किया जा सकता है? तो तब तक 8-10 लाख रुपए हर साल स्पॉन्सरशिप कलेक्ट होती थी, उससे इवेंट होता था। तो मैंने अपना गोल बनाया है कि मैं 3 टाइम्स कलेक्ट करूँगा स्पॉन्सरशिप। तो मैंने ऐसा कोई एल्यूमिनस, ऐसा कोई कॉर्पोरेट, ऐसा कोई इवेंट नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए मैं गया नहीं और उससे जो मेरा गोल था हमने अचीव किया। इनफैक्ट नॉट जस्ट स्पॉन्सरशिप अमाउंट जो कि हमने 30 लाख रुपए कलेक्ट किए, बट
उसके साथ-साथ अराउंड 10 से 15,000 लोग पार्टिसिपेट करते थे। उस साल पहली बार 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस इवेंट में, जो कि ओवर 3 डेज़ था। दैट इवेंट एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट बिकॉज़ एट लीस्ट फॉर मी, बिकॉज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं कि अपना कुछ करना, एक एम्बिशन बनाना, उसको अचीव करना, तो मैंने शायद वहीं से सीखा, जो कि एक मेरे लिए कोई जॉब नहीं थी, एक आउटसाइड मेरी एजुकेशन के एक इवेंट था। बट वहाँ से एक टीम को कैसे बनाया जाता है, एक प्लान को कैसे बनाया जाता है, क्या हर्डल्स आते हैं उसको अचीव करने में, कैसे ब्यूरोक्रेसी को कट किया जाता है, एंड हाउ टू रियली कम एज़ अ विनर, आई लर्न फ्रॉम देयर। आई लर्न द रियल मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली इन माय कॉलेज बैक देन। तो मेरा एक ही गोल था कि मुझे बेस्ट जॉब लेनी है कैंपस से, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग में था, कंप्यूटर साइंस वालों को अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी मिलती थी एंड उसके लिए सिविल इंजीनियर्स क्वालिफ़ाई भी नहीं करते थे। बट मेरे को जैसे ही पता लगा कि कंसल्टिंग एक ऐसा डोमेन है, जहाँ पे व्हिच इज़ थोड़ा हटके है इंजीनियरिंग से, प्लस इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पेइंग, तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे कंसल्टिंग में जाना है। उसके लिए कुछ प्री रिक्विज़िट्स थे। उस समय मैं ऑब्वियसली हाइट मेरी इतनी थी, बट मैं काफ़ी वेट का था, 85 केजीज़ वाज़ माय वेट। आई वाज़ वेरी, वेरी हेवी। तो मेरे को सबसे पहले तो गोल मैंने अपना सेट किया है कि कंसल्टेंट्स आर स्मार्ट। तो सबसे पहले तो आई नीड टू ट्रांसफॉर्म माय बॉडी एज़ वेल एज़ लर्न इंग्लिश। उससे पहले मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात ही नहीं करता था। मेरा जनरली हिंदी वाज़ माय गो टू लैंग्वेज, जो कि फैमिली में भी बोली जाती थी। स्कूल में भी, जबकि मेरा क्रिश्चियन स्कूल था, बट मैं हिंदी कभी वहाँ पे अडॉप्ट नहीं करी। मेरे को यही था कि मेरी मातृभाषा यही है और मैं इसी को ही कंटिन्यू रखूँगा। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन आई गॉट टू नो कि इंग्लिश इज़ अ प्रीरेक्विज़िट, एंड दैट टू नॉट जस्ट नॉर्मल इंग्लिश बट गुड regular English, then I worked on both, and I could get Deloitte Consulting as my job from the campus. फिर Deloitte हुआ, उसके साथ मैंने उसके बाद मैंने अपनी MBA करी, MDI गुड़गांव से। I was gold medalist there. American Express I worked in JP Morgan and Barclays. So it was, I think, whatever I decided, my family decided, it was coming true. It was almost like a picture perfect, right? Things were on track. मैं अपना सारा लोन वापसी कर चुका था, जो कि मैंने अपनी पढ़ाई मेरी फैमिली ने लिया था। इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब्स आई हैड, आई वाज़ ग्रोइंग वेल, क्योंकि मैंने 2-3 अपने शिफ्ट्स किए थे, तो मेरी सैलरी भी अच्छी थी। एंड उसके साथ-साथ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी मिली हुई थी। डेटा एनालिटिक्स, जो कि हम आज की डेट में देखते हैं, फॉर एआई डेटा प्लेज़ अ बिग रोल, बिग डेटा एंड ऑल। तो मेरे को उस समय अपॉर्च्युनिटी मिली उस फील्ड को सीखने की। बट करते हुए कुछ समथिंग वाज़ मिसिंग इनसाइड मी, एंड एक समय ऐसा आया कि बार्कलेज़ में मैं जब मैं था, 2014 की बात है, तब मेरी जस्ट रिसेंटली शादी हुई थी और आई वाज़ टॉकिंग टू माय वाइफ ऑन फ़ोन, एंड नॉर्मली कंपनीज़ में होता है, फायर ड्रिल्स होती हैं। तो एक मॉक फायर ड्रिल थी, जिसमें कि सभी लोगों को इकट्ठा होना था प्लेग्राउंड में, सारे पूरी बिल्डिंग खाली हुई। जब वो बिल्डिंग खाली हुई, हम लोग सब पहुँचे, मैं फ़ोन पे था प्रीति से, मैंने देखा इतने सारे लोग, ऑलमोस्ट 800 हज़ार से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। तो आई डिड अ वीडियो कॉल विद प्रीति। मैंने बोला उसको कि मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है, जहाँ पे शायद मैं इन 1000 लोगों से भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉय कर सकूँ। एंड शी सेड व्हाई नॉट नाउ? मैं अभी तक मेरी थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो चुकी थी, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना था। तो मैंने वो स्टेप लेने का सोचा नहीं था, बट व्हेन शी सेड कि यू कैन डू इट एंड यू शुड डू इट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई थिंक दैट वाज़ अ टर्निंग मोमेंट फॉर मी। सो जब मैंने पहली कंपनी खोली, तो उसको फार्मेसी में मैंने स्टार्ट किया, फार्मेसी डोमेन में, हेल्थ केयर में। एंड उस समय छोटी सी टीम हायर करी, 250 स्क्वायर फीट का स्पेस लिया अपने फादर से। वहीं पे सब लोग बैठते थे, सब काम खुद ही करना पड़ता था, कोडिंग हो चाहे हायरिंग हो। एक टाइम पे आप पिच डेक बना रहे हो, एक टाइम पे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, टेक्नोलॉजी कर रहे हो। लेकिन जब वो स्टार्टअप शुरू किया और काम शुरू किया, तो मैंने देखा यूनिट इकोनॉमिक्स तो बैठ ही नहीं रही है। मतलब हार्डली अगर आप स्केल अप भी कर लो, तो 5-7% का मार्जिन कमाओगे, वो भी एक बहुत बड़े स्केल पे, और तब तक आपको फंडिंग करते रहना पड़ेगा। तो आई डिड नॉट देन कंटिन्यू विद दैट स्टार्टअप। आई शट इट डाउन। देयर इज़ नो पॉइंट फंडिंग अ बैड सॉल्यूशन, इज़ व्हाट माय लर्निंग वाज़। सेकंड स्टार्टअप मैंने जब शुरू किया, तो वो एक पर्सनल प्रॉब्लम से स्टार्ट किया। मेरी बहन आईवीएफ से, उसको बच्चा कंसीव करना था, बट उसको गलत एडवाइस मिल रही थी, पहले मेडिकेशंस, आईयूआई, शी कुड नॉट कंसीव फॉर ऑलमोस्ट 7 इयर्स। तो उसको देखते हुए मैंने सेकंड स्टार्टअप स्टार्ट किया कि हाउ टू बिल्ड अ
कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म कि लोगों को सही एडवाइस कैसे दी जाए, स्पेशली इन फर्टिलिटी जहाँ पे टैबू है, एंड ऑल्सो इन प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर। उस स्टार्टअप ने काफ़ी अच्छा टेक ऑफ किया, ऑलमोस्ट हम वन ऑफ द गुड कंपनीज़ में आने लगे हेल्थ केयर में। बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम सर्विस डिलीवरी ओन नहीं करते थे, तो जितने भी क्लिनिक्स थे, हॉस्पिटल्स थे, डॉक्टर्स थे, उनके साथ हम काम करते थे। हम कस्टमर्स को कुछ प्रिस्क्राइब करते थे या सजेस्ट करते थे, उसको वो डॉक्टर्स अल्टीमेटली क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और क्या सजेस्ट कर रहे हैं, व्हाट वाज़ डिफरेंट। तो हम लोग सप्लाई चेन सर्विस डिलीवरी को ओन नहीं करते थे। तो उसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि इस स्टार्टअप को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसके दौरान हमें फंडिंग भी मिल गई थी, तो 2 वेंचर कैपिटल ने मेरे को सपोर्ट किया था। बट जब हमने सेकंड स्टार्टअप को ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके थे, जर्नी काफ़ी टफ लगने लगी थी कि 2 कंपनीज़ मैंने स्टार्ट की, दोनों ही नहीं चली। एक फाइनेंशियल डेट अपने सर पे आ गया था। उसके साथ डेट के अलावा जो फेलियर होता है, दैट आल्सो इज़ वेरी, वेरी टफ टू हैंडल। द फेलियर इज़ नॉट जस्ट फाइनेंशियली, फेलियर इज़ इमोशनली, फेलियर इज़ व्हेन यू थिंक कि शायद आप जो कर रहे हो, वो आप कभी सक्सेसफुल होगे ही नहीं उसमें। बट उस समय मेरे को-फाउंडर्स ने डिसाइड किया कि अब हम कुछ नहीं करेंगे साथ में। दे वांटेड टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन एट अ बिज़नेस लेवल। बट मेरे को ये था कि हेल्थ केयर में मुझे कुछ अच्छा बनाना है, एंड लेकिन हिम्मत नहीं थी। तो उस समय मेरी वाइफ़ केम टू सपोर्ट मी। शी सेड कि नहीं, मिलके बनाएँगे और बना सकते हैं। इनफैक्ट जो मेरे फंड्स थे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, उन्होंने भी बोला, आदित्य, हम यू कैन डू इट एंड वी विल सपोर्ट यू व्हेन यू डू इट। एंड देन आई मेट धीरज जैन, माय करंट को-फाउंडर। जब मैं उनसे मिला और उनसे मैंने बात करी, तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया हेल्थ केयर की तरफ। अभी तक मेरा हेल्थ केयर जर्नी जो था, वो था लॉस की तरफ, फेलियर्स की तरफ। बट मैंने उनकी जब स्टोरी सुनी, ही केम बैक फ्रॉम लंदन, और वो इसलिए आए थे क्योंकि उनके खुद फैमिली में लॉसेस हुए थे, एंड ही लॉस्ट 2 क्लोज़ फैमिली मेंबर्स टू कैंसर, तो उनको वो सॉल्व करना था। उसके उसके लिए उन्होंने जेनेटिक्स डायग्नोस्टिक्स की टेस्टिंग कंपनी स्टार्ट की थी। बट अब वो देख रहे थे इसको कैसे सॉल्यूशन को हर घर तक लेके जाया जाए, हर इंडियन तक लेके जाया जाए। तो जब मैंने उनके साथ बैठा, उनकी स्टोरी सुनी, प्लस आई केम टू नो अबाउट हिज़ एक्सपीरियंस कि नाउ ही इज़ होल्डिंग द एंटायर सर्विस डिलीवरी एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो मुझे लगा कि मेरे को इनके साथ ही करना है। और जब हम फर्स्ट मीटिंग से पहले उठे, उसी मीटिंग में हमने हैंडशेक कर लिया था कि हमें साथ में मिलके बनाना है। हमें डायग्नोस्टिक्स को इसलिए बनाना है क्योंकि डायग्नोस्टिक्स का सॉल्यूशन अभी ब्रोकन है। टियर 2 एंड 3 में तो डायग्नोस्टिक्स इनफैक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, इनएक्सेसिबल है, अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में कि डायग्नोस्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आई शुड टेल यू दिस कि 3% डायग्नोस्टिक्स स्पेंड है हेल्थ केयर में, लेकिन 70 टू 80% क्लिनिकल डिसीजंस डायग्नोस्टिक्स के बेसिस पे होते हैं। और आज जो इंडिया में हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन एक क्रॉनिक प्रॉब्लम या नया क्रॉनिक प्रॉब्लम से जूझ रही है। एंड सबसे बड़ा इश्यू ये है कि 60% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। जब तक पता ही नहीं होगा तो वो स्टेप कैसे लेंगे? तो जब ये चीज़ हमने डिस्कस करी, तो वी सेड कि वी वांट टू मेक रेडक्लिफ एज़ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी ऑफ इंडिया। जब मैंने रेडक्लिफ स्टार्ट करी, तो जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि कोविड का पीरियड था, तो उस समय वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था। तो पहले हम कैसे सर्विसेज़ को कंज़्यूम करते थे, क्या हम करते थे अपनी नॉर्मल डे लाइफ़ में, वो चेंज हो गया एकदम से। तो फर्स्टली इट वाज़ इम्पोर्टेंट हाउ टू कीप एवरीवन सेफ अराउंड यू। सेकंड, इट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक वेंचर को कैसे क्रिएट किया जाए। आई रिमेंबर, क्योंकि मैं हेल्थ केयर में था, तो हम घर से बाहर निकल सकते थे, तो मेरे पास एक पास हुआ करता था, मैं ऑफ़िस जाता था, बट ऑफ़िस में कोई नहीं हुआ हुआ करता था, सब लोग घर से काम कर रहे होते थे। उस समय आई वाज़ डूइंग एवरीथिंग ऑन माय ओन, चाहे वो हायरिंग हो, कॉलिंग हो, पेशेंट से बात करना है, सैंपल से रिलेटेड कुछ भी उनको प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना है, सेल्स करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप एज़्यूम करते हो कि शायद कंपनी में लोग होंगे उसको करने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ों में, क्योंकि कोई कई कई बार आ नहीं पाता था, कोई बीमार हो जाता था या उसको फैमिली को सपोर्ट करना होता था, तो हमारे पास एक-एक बंदे थे हर चीज़ के लिए। तो वो होते नहीं थे, तो वो रोल हमें ही प्ले करना पड़ता था। इनफैक्ट मैं और मेरा पार्टनर धीरज, हम ऐसा समय भी था कि हम कॉल्स ले रहे थे कस्टमर्स की, उनका सैंपल ट्रैक कर रहे थे, उनको रिपोर्ट्स पहुँचा रहे थे। उसके अलावा लैब्स को रन करने के लिए कई बार मैन पावर नहीं मिलती थी, खुद लोग बीमार हो जाते थे,
उस समय लैब्स में जाके उनको हेल्प करना, सबको डॉक्टर्स को हेल्प करना, सैंपल्स को सेग्रीगेट करना, उससे बहुत कुछ सीखा। उससे रियल जो डायग्नोस्टिक्स क्या होता है, लैब में सैंपल्स को कैसे प्रोसेस किया जाता है, इसके अलावा क्या क्वालिटी गाइडलाइंस होती हैं, क्योंकि बहुत सारी लैब्स में इंडिया में क्वालिटी फॉलो नहीं होता है। हमारे यहाँ पे 15,000 पैथोलॉजिस्ट हैं बट 1 लाख लैब्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लैब्स में क्वालिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए लोग ही नहीं हैं। तो हमें हमें यहाँ से जो लर्निंग मिली वो शायद हमें कहीं और से नहीं मिल सकती थी। कट टू हाउ डिड वी स्टार्ट? तो 2021 में जब हमने स्टार्ट किया, इनफैक्ट तब कोविड हिट कर गया था। तो डायग्नोस्टिक की डिमांड तो थी, लेकिन खाली कोविड टेस्टिंग की डिमांड थी और हमारे पास कोविड टेस्टिंग की लैब नहीं थी। फर्स्ट वेव हमारा हेल्प करने में निकल गया, क्योंकि जो हमने लोगों को हायर किया था उनकी फैमिलीज़ को कैसे हेल्प करा ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। उसके साथ-साथ वी हैड टू सपोर्ट द कंपनी। वी गॉट सिलेक्टेड इन वाई कॉम्बिनेटर एट दैट पॉइंट इन टाइम। हमारे पास बिज़नेस प्लान था एक, और उस बिज़नेस प्लान के ज़रिए हमारा वाई कॉम्बिनेटर में सिलेक्शन हुआ। हमने वहाँ पे फंड रेज़ किया यूएस में, और उसको पैसे को हमने इंडिया में फिर डिप्लॉय करना शुरू किया। हायरिंग स्टार्ट करी सबसे पहले तो टीम की। टीम बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, गेटिंग द राइट टीम, क्योंकि हमें हमारा इंटेंट और पर्पस तो बहुत क्लियर था, लेकिन हमें नहीं पता था डायग्नोस्टिक्स कैसे करना है। तो हमने उन लोगों को हायर किया जिनको डायग्नोस्टिक्स आता था करना। बट उनको हमने एक नया ज़रिया दिया डायग्नोस्टिक्स करने का, क्योंकि हम जिस तरीके से करना चाहते थे, जिस तरीके से सोच रहे थे, उस तरीके से डायग्नोस्टिक्स नहीं होता था इंडिया में। कैसे हमें घर-घर जाके एक सॉल्यूशन ऐसा देना है, घर घर पे ही लोगों को टेस्टिंग का ब्लड कलेक्शन करना है, उसको टाइमली वापस लेके जाना है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल पज़ल है ये। उसके साथ ही एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस, हैविंग द राइट लैब नेटवर्क, और वो खुद से हम लैब चलाएँ, वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी था। तो शुरू के 6 मंथ्स वाज़ वेरी टफ, बिकॉज़ एक तो नेशन वाज़ गोइंग थ्रू इट्स ओन, इनफैक्ट द वर्ल्ड वाज़ गोइंग थ्रू इट्स ओन फेज़। तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा था। पहले डायग्नोस्टिक्स शायद लोग टेस्टिंग सेंटर पे कराने आते थे, बट अब तो सब जगह कर्फ्यू लगे हुए थे। तो पीपल वर रिक्वायरिंग होम टेस्टिंग। तो सबसे फर्स्ट फेज़ में तो हमने हेल्प किया अपनी लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को, कि कैसे उनको सही सॉल्यूशन पहुँच पाए, राशन पहुँच पाए, सारी सर्विसेज़ पहुँच पाए। सेकंड फेज़ में हमने स्टार्ट किया 2021 में, दो इनफैक्ट जून 2021 में हमने लैब सेटअप करी अपनी पहली। और उस लैब सेटअप से अगर मैं आज की डेट में बात करूँ, तो अब हमारी जो जर्नी रही है वो है कि एक लैब से हम 80 लैब्स तक पहुँच गए हैं। एक सिटी से, जो कि दिल्ली से हमने स्टार्ट किया था, अब हमारी 200 सिटीज़ में जा प्रेज़ेंस है। इनफैक्ट 65% हमारा जो सैंपल वॉल्यूम है वो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से आता है, जहाँ पे कि डायग्नोस्टिक्स इज़ स्टिल नॉट वेरी एक्सेसिबल एंड क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स इज़ नॉट वेरी एक्सेसिबल। हमने 1000 करोड़ से ऊपर फंड रेज़ किए हैं फ्रॉम लॉट ऑफ क्रेडिबल फंड्स, इम्पैक्ट फंड्स, एंड उस पैसे को हमने डिप्लॉय किया इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये कंपनी 500 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर हम प्लान कर रहे हैं ऑलमोस्ट डेवलप करने का। तो हमारी जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिकली तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ-साथ हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रहे हैं। हम ऐसे-ऐसे पार्टनर्स, फाउंडर्स के साथ पार्टनर कर रहे हैं जो पहले, जिनकी प्रैक्टिस 20 साल, 30 साल से है डायग्नोस्टिक्स में, छोटे शहरों में, और वो अब बड़ा करना चाहते हैं। तो उनके साथ हम पार्टनर करके इस बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड आई थिंक इस जर्नी को जो मैंने शेयर किया आपके साथ, एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को, क्योंकि जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, बट ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपका परसेवरेंस, आपका कमिटमेंट और आपका पैशन बहुत मैटर करता है। मैंने बिज़नेस पैसों के लिए स्टार्ट नहीं किया था। मैंने बिज़नेस इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे कुछ अपना करना था। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं काफ़ी बड़ा बना पाऊँ, काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ, और उसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच पाऊँ। जो बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आए, जो जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आए, वो इनफैक्ट मेरी पूरी जो लाइफ़ की लर्निंग्स थी, उस समय मुझे काफ़ी मदद आई कि कैसे उस अप्स एंड डाउन्स को सहना है, कैसे उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। स्टॉपिंग इज़ नेवर अ सॉल्यूशन। यू कैन पॉज़, बट यू शुड नेवर स्टॉप। बट इसके साथ-साथ जब मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने 2 वेंचर्स बंद भी किए हैं, यू शुड नेवर अटैच टू अ रॉन्ग सॉल्यूशन। तो अगर आपको एक प्रॉब्लम समझ आई और आपने एक सॉल्यूशन चूज़ किया, बट आपको लगता है कि वो शायद सॉल्यूशन वर्केबल नहीं है, तो उसके साथ आपको अटैच नहीं होना चाहिए।
आपको उस प्रॉब्लम को या तो आप किसी और तरीके से सॉल्व करिए या उससे आगे बढ़िए। सेकंड थिंग इज़ कि हम बहुत सोचते हैं, क्योंकि मैंने जब डायग्नोस्टिक शुरू किया तब शायद इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा लैब्स थी, और अगर मैं उस चीज़ को सोचने लगता तो शायद मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता। आई थिंक इट इज़ नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन, इट इज़ अबाउट योर इंटेंट, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच यू सी। हमने जो प्रॉब्लम देखी वो हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई थी। मेरे खुद फैमिली में कैंसर लॉसेस से मेरी ग्रैंड मदर एंड आई लॉस्ट माई बुआ। धीरज माई पार्टनर ऑल्सो लॉस्ट हिज सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। एंड जो प्रॉब्लम थी वो बहुत पर्सनल थी, और उसके लिए हमने जो सोल्यूशन सोचा वो ये था कि डायग्नोस्टिक्स अगर नहीं पहुंचेगा लोगों तक, सही डायग्नोस्टिक्स, तो उनको सही इलाज नहीं मिलेगा। तो बस अगर वो इंटेंशन आपकी ठीक है, जो पर्पस है वो लार्जर देन लाइफ है, देन आई थिंक यू विल फाइंड योर वे।